नमस्कार स्टूडेंट, विकास स्टडी में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। स्टूडेंट, आज की क्लास मौलिक अधिकार से है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 और 12 से लेकर 35 तक में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। आइए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। हेडिंग है मौलिक अधिकार, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मूल अधिकार की परिभाषा। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान में वे अधिकार जो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अति आवश्यक, काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट है, वही जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे। जैसे कोई व्यक्ति को उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जीवन जीने के लिए क्या है, वो शिक्षा है। तो शिक्षा व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कोई भी व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से कहीं भी आना जाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति है वो एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह व्यवसाय करना चाहता है, तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके जो एक जीवन जीने का जो बेस है वो मौलिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में जो है चर्चा किया गया है। वैश्विक स्तर पर अगर मूल अधिकारों की मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था, जब 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन को ब्रिटिश जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य कर दिया गया। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम सबसे ज्यादा जो है विकास ब्रिटेन में हुआ था। क्योंकि सर्वप्रथम वहाँ की जनता सबसे पहले जागरूक हुई थी। यह जब वहाँ पर ब्रिटेन की 1215 से पहले राजतंत्र था, तो वहाँ पर राजतंत्र में लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमारे जीवन के लिए जो मूल अधिकार सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो नागरिकों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वहाँ के नागरिक मूल अधिकार अपने पाने के लिए, यानी मूल अधिकार सरकार से बहाल करने के लिए जनता वहाँ के नागरिक रोड पर आ गए। जब रोड पर आ गए तो जब वहाँ के राजा सम्राट जॉन को मूल अधिकारों को बहाल करना पड़ गया। तो वहाँ पर सर्वप्रथम मूल अधिकारों का विकास कहने का मतलब कि वहीं पर ब्रिटेन में हुआ है। और सर्वप्रथम अगर किसी व्यक्ति को मूल अधिकार दिया गया तो ब्रिटेन में ही दिया गया। भारत में मौलिक अधिकारों का विकास। भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन है। अगर हम भारतीय संविधान में अगर मौलिक अधिकारों के बारे में देखें तो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक लेकिन हम अगर पठन पाठन की दृष्टि से देखें तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 14 से शुरू होते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल मिलाकर 12 से लेकर 35 तक अगर आप काउंट करेंगे तो मौलिक अधिकारों की संख्या 35 आती है। पहला, समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से लेकर 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक। नोट, 7वां अधिकार संपत्ति के अधिकार को 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर 300 क में डाल दिया गया। सर्वप्रथम जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 1978
ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा उस संपत्ति के अधिकार को 300 क की सूची में अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। यानी उस दिन से कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो धन अर्जित करता है तो धन अर्जित करना, या किसी व्यक्ति के पास काफी जो धन है तो धन उसका मौलिक अधिकार नहीं होगा। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मानक बना दिया गया कि किसी व्यक्ति के पास इतना धन है या किसी व्यक्ति के पास इतना इनकम का स्रोत है तो उसको सरकार के पास टैक्स देना पड़ेगा। तो उस मानक के हिसाब से व्यक्ति हमेशा जो है जीएसटी या मानक के हिसाब से उसका टैक्स देता है, भुगतान करता है सरकार को। अनुच्छेद 14। अब भारतीय संविधान में सीधा अगर देखें तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में कितने से कितने अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। समता का अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद है, कितने से कितने बीच में है, तो 14 से लेकर 18 तक है। ये तो एकदम सिंपल है, कितने से कितने समता का अधिकार कितने से कितने के बीच में है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार कितने से कितने के बीच के अनुच्छेद कितने से कितने के बीच में है। अब इसके बारे में अधिकतर क्वेश्चन एक विस्तृत देता है, जैसे कि समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है, तो आपको पूरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24, तो आपको पूरा विस्तृत इसको पढ़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार मतलब कि विधि के जो विधि कानून या संविधान है, सीआरपीसी आईपीसी जो धाराएं हैं, उस धारा के हिसाब उस धारा के लेवल पर सभी व्यक्ति समान होंगे। उस भारतीय संविधान में जितने भी कानून बनाए गए, प्रावधान बनाए गए, हर व्यक्ति पर लागू होगा। यानी हर व्यक्ति पर लागू होगा, यानी विधि का शासन होगा। हमारे देश में विधि का शासन होगा, क्योंकि भारतीय संविधान परंपराओं में देखा जाता था कि पहले राजशाही व्यवस्था में हमारा जो नियम कानून होता था, कुछ लोगों को काफी उसमें रियायत दी जाती थी कानून में। कुछ लोगों को विशेष अधिकार होता था, कुछ लोगों को जो है काफी अधिकार नहीं होता था। तो इसीलिए कहा गया है कि भारतीय संविधान में सबको बराबर का अधिकार है और बराबर का कानून लागू होता है। जैसे कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पहले राजशाही व्यवस्था में कुछ ऐसे राजा के दरबारी हुआ करते थे, उनको जो है कुछ कानूनों से राहत दी गई थी। जैसे कुछ अपराध अगर ऐसा कोई कर देते थे तो उनको जो है, अगर अपराध का जुर्म 5 साल का है तो राज दरबार में रहते थे तो उनको जो है बस 2 साल ही भुगतना पड़ता था, और आम जनता को 5 साल। तो वही कहा गया है कि चाहे वो रंग हो या राजा या राष्ट्रपति का पुत्र हो या प्रधानमंत्री का या फिर किसी ग्राम पंचायत का या आम जनता हो, सबको बराबर कानून लागू होगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर हत्या करता है, 302 का मुजरिम है, तो चाहे राष्ट्रपति का पुत्र हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे गरीब व्यक्ति का हो, सबके ऊपर 302 का मुकदमा लगेगा। सभी को विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि जो है सबको समान समझती है। उसके आगे न कोई जो है बड़ा है, न छोटा है, न कोई राष्ट्रपति का पुत्र है, न कोई ग्राम प्रधान का पुत्र है, न कोई। विधि के समक्ष समता का अधिकार, हर व्यक्ति के लिए समता का अधिकार होगा। एक नोट है, विधि का शासन का समता का अर्थ है विधि का शासन। विधि का भारत में विधि का शासन स्थापित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि आप लोग सुने होंगे कि जंगल राज है। जंगल राज में कोई विधि या कानून नहीं होता है, बस जंगल राज में कोई बहुत बड़ा बलशाली आदमी होता है, तो अपने से छोटे नागरिक को जो है पर हुक्म चलाता है। जैसे कि जंगलों में होता है, सबसे बड़ा शेर होता है, तो शेर से सभी लोग जो दब जाते हैं, और शेर जिसको चाहता है खाता है, जिसको चाहता है जिसे उतना अधिकार देता है, जिसको चाहता है जब चाहता है तब उसको दबोच देता है। तो जंगल राज और विधि का शासन में ही है कि विधि का शासन सबको बराबर है, चाहे वो हमारे भारतीय समाज का अपने आप को कितना बड़ा शेर हो, चाहे कितना बड़ा जो है वो फकीर क्यों न हो। हमारे संविधान में विधि का शासन स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 15 में भारतीय संविधान का जो 14वां अनुच्छेद है, उसी को इसमें 15 में काफी विस्तृत कर दिया गया है। देखते हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग,
जन्म के स्थान पर विभेद का संरक्षण। इस अनुच्छेद में धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान पर जैसे दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों, राजनिधि से पोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों के प्रति प्रतिषेध का संरक्षण दिया है। जैसे भारतीय समाज की परंपरा में देखेंगे तो अगर जब भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हुआ था तो बहुत सारे ऐसे जो है सरकारी तालाब थे, सार्वजनिक कुएं थे, सार्वजनिक दुकानें थी, भोजनालय थे, होटलें थे, रेस्टोरेंट थे। कुछ लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया, मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि जैसे सार्वजनिक स्थान पर होटल बना दिया गया तो वहाँ पर होर्डिंग लगा दिया गया कि नहीं, कुछ विशेष जाति के लोग यहाँ पर सार्वजनिक तालाबों पर पानी पिएंगे। कुछ ऐसे जो है कुएं होते थे जो सो वहाँ पर होर्डिंग लगा दिया गया कि नहीं, कुछ विशेष ही लिंग के आधार पर, मतलब जेंडर के आधार पर या पुरुष ही यहाँ पर पानी पिएंगे, महिलाओं का यहाँ पर आना वर्जित है। कुछ ऐसे धार्मिक स्थल है, जैसे कुछ ऐसे धार्मिक स्थल पाले थे तो वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया था कि हम महिलाओं को आना वर्जित है। तो यही कहा गया इसमें कि किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर जो है विभेद नहीं किया जाएगा समाज में। मूल वंश के आधार पर कि वंश परंपरा से जो है नीच है तो बड़ा है वंश, या जाति के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। लिंग के आधार पर महिला या पुरुष के आधार पर किसी को के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान पर नहीं किसी के साथ विभेद किया जाएगा। जैसे कि कुछ ऐसे भी होते थे, कुछ लोग होते हैं समतल भूमि के होते हैं, तो भारत में कुछ लोग पहाड़ी भूमि के होते हैं, तो उनका जो है कि उनके ऊपर जो है कि ये पहाड़ी क्षेत्र के हैं, इनके ऊपर जो है वो अधिकार नहीं लागू होता है या फिर उनको रियायत दी जाती है। भारतीय संविधान में ऐसी बात नहीं है। तो सबको जन्म के स्थान पर जैसे कि सबको, सभी लोगों को बराबर का अधिकार है। जैसे दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों में सार्वजनिक मनोरंजन का जो क्षेत्र है, किसी भी कोई भी मनोरंजन का भी क्षेत्र जगह है तो आप सभी लोग जा सकते हैं, मनोरंजन का लाभ उठा सकते हैं, मनोरंजन देख सकते हैं, कर सकते हैं। या राजनिधि से पोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों के प्रति प्रतिषेध का संरक्षण। या राजनिधि से कोई भी अगर सार्वजनिक कुआं है, तालाब है, तो कोई भी व्यक्ति राजनिधि से है संबंधित, यानी सरकारी खर्चे से अगर वो बनाया गया कुआं तालाब है तो कोई भी व्यक्ति वहां पर आ जा सकता है, रह सकता है, पानी पी सकता है, खा पी सकता है, रह सकता है। लेकिन इसमें जो है निजी क्षेत्र के जो बहुत सारे ऐसे जो किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया कुआं है, तालाब है, तो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। वो व्यक्ति चाहेगा तो आपको जो है पानी पीने दे सकता है, नहाने दे सकता है, उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में किसी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति को अगर सरकारी नियुक्ति होती है, जैसे किसी भी दफ्तर में, कार्यालय में या सरकारी विभागों में अगर नियुक्ति होती है तो उसको जाति या लिंग के आधार पर उसमें विभेद नहीं किया जाएगा। सभी लोग, कोई भी अगर कार्यालय है, कोई भी सरकारी कंपनियां हैं, कोई भी जो है सार्वजनिक रोजगार है तो उस पर सभी लोग फार्म भर सकते हैं, नियुक्ति पा सकते हैं, कार्यालय में काम कर सकते हैं। उनको जो है धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा या अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जो है पहाड़ी क्षेत्र के हैं तो आप उस पद के लिए अयोग्य नहीं है। आप जो है दूसरे धर्म विभेद है, हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, तो आप उस फला धर्म के हैं तो आप उस फार्म को नहीं भर सकते, उस रोजगार को नहीं पा सकते। आप या उस जाति के हैं तो आप जो है उस पद पर नहीं रह सकते। ऐसी बात नहीं कही गई है, सबको जो है बराबर का अधिकार है। अगला अनुच्छेद 16 में के अंतर्गत मंडल आयोग का गठन किया गया। आप जो मंडल आयोग के बारे में अधिकतर जो आप लोग जानते होंगे, जिसमें जो है सबको जो आरक्षण की व्यवस्था उसी मंडल आयोग के आधार पर ही किया गया था। तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ही मंडल आयोग का गठन किया गया था। इस मंडल आयोग के अंतर्गत ही SC ST को 22.5% आरक्षण,
ओबीसी को 27% आरक्षण का संवैधानिक रूप से अधिकार दिया गया था। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। दोस्तों ये हम लोग जैसे कि आज भारतीय संविधान का जो रूपरेखा है पढ़े, और तो इसमें जो है 3 अनुच्छेद 14, 15 और 16 के बारे में पढ़े हैं, और इसके बारे में अगली वीडियो में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। और जितने भी आगे की जितने भी अनुच्छेद है उसको हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों को इसका अध्ययन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।